हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने जो इसकी स्पेशल जो कंडीशन थी वो पढ़ ली थी। जो इसके स्पेसिफिक गुणधर्म है वो हमने पढ़ लिए थे। पहला हमारा गुणधर्म था परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार। परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार हमने पढ़ लिया था इसमें, ठीक है, कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, जैसे परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार होता है, आयनिक त्रिज्या आयनिक आकार भी वैसा ही होता है। हम उसे अलग से नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आयनिक जो आकार होता है ना, बस उसमें केवल उसका जो चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट पड़ जाता है। यदि जैसे मान लो कि मैं आपसे बात करूं कि एक तो क्रोमियम स्पीसीज है, एक क्रोमियम पॉजिटिव स्पीसीज है, पॉजिटिव ABCD मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो अक्स मान लिया मैंने, और एक है आपके पास क्रोमियम नेगेटिव स्पीसीज। क्योंकि धातु है तो धातु पे नेगेटिव आना नहीं है, लेकिन मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं। तो ये आपके पास तीन तरह की स्पीसीज है। तो इन तीन तरह की स्पीसीज में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है। आप 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल में ये चीज पढ़ के भी आए हो कि जो नेगेटिव वाली जो स्पीसीज होती है उसकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है, फिर जो उदासीन होती है उसकी ज्यादा, फिर पॉजिटिव होती है उसकी ज्यादा। समझ गए क्या? ये चाहे कितना भी चार्ज हो, अक्स का मान यहाँ पर अक्स का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लो, आपकी जो मर्जी है जितना ले लो, अक्स का मान कुछ भी ले सकते हो सकता है दोनों की अक्स की वैल्यू समान हो, दोनों की अलग अलग हो, कुछ भी हो, लेकिन नेगेटिव वाली अक्स हमेशा ज्यादा होगी, पॉजिटिव वाली अक्स हमेशा कम होगी। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि Cr+ और Cr+2 में से आपकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो देखिए Cr+ पे पॉजिटिव चार्ज कम है और पॉजिटिव चार्ज कम होने पे हम इधर आएंगे तो ये लो, ये हो जाएगा इसका आकार। समझ गए? अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि Cr- है और एक Cr-2 है। देखिए आपका Cr नेगेटिव है और Cr-2 है, तो मैंने क्या कहा आपको कि जितना नेगेटिव ज्यादा होगा उसका आकार उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें आकार का क्रम क्या हो जाएगा, ये वाला इसका रेडियस का क्रम हो जाएगा। अब देखो ये चार्ज वाली स्पीसीज है तो इसमें आयनिक रेडियस लगाएंगे, और ये उदासीन स्पीसीज थी जो हमने कल बात करी थी, जैसे क्रोमियम था, मैग्नीज था, तो ये केवल उदासीन स्पीसीज थी, तो वहां पर हम सीधे परमाणु आकार की बात कर लेंगे। यहां तक आपका क्लियर हो गया था कल वाली क्लास में। अब उसके बाद देखो आपकी नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था इसमें आयनन विभव। क्या पढ़ा था? आयनन विभव। देखिए आयनन विभव को दोस्तों आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं। समझ गए क्या? या आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं। अगर वो वोल्ट जैसे किलो जूल में वोल्ट में मान हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी ऊर्जा भी होती है। उसके अलावा हमने चौथा पॉइंट पढ़ लिया था इसका ऑक्सीकरण अंक का। किसका पढ़ लिया था? ऑक्सीकरण अंक का, ठीक है, ऑक्सीकरण अंक का पढ़ लिया था। एक पॉइंट हमने पढ़ा था इसके घनत्व का। किसका पढ़ा था? घनत्व का। एक पॉइंट हमने पढ़ा था इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। ये सारी स्पीसीज हमने पढ़ ली थी। समझ गए आप पिछली वाली क्लास में? अब आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम चीजें कौन कौन सी पढ़ेंगे, देखिए जरा। आज की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो किस तरह से दर्शाई जाती है। पहले एक बार दोबारा से मैं ये रिपीट करूंगा क्योंकि ये इसके विशिष्ट गुणधर्म में आते हैं। किसमें? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। समझ गए? दूसरा पॉइंट देखिए जरा। रंगीन आयन, अनुचुंबकीय गुणधर्म, उत्प्रेरकीय गुणधर्म, मिश्र धातुओं का निर्माण, यौगिक संकुल्य निर्माण। दूसरा पॉइंट है अपना रंगीन आयन का बनना। तीसरा पॉइंट है अनुचुंबकीय गुणधर्म। अगला पॉइंट है अपना चौथा उत्प्रेरकीय गुणधर्म। अगला पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम अंतराकाशी यौगिक बनाना। अगला पॉइंट पढ़ेंगे छठा मिश्र धातुओं का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? मिश्र धातु का निर्माण।
और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे 7वां पॉइंट, हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? संकुल यौगिक का निर्माण। ठीक है, ये 7 पॉइंट अब आज हम पढ़ेंगे। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा ये सातों के सातों पॉइंट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये सारे के सारे पॉइंट है। आप वहां से एक बार किताब की रीडिंग लगाना। अगर आपके पास ना हो तो मुझे बता देना, मैं एनसीईआरटी के डी ब्लॉक का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी लिंक भी दे रहा हूँ आपको, आप वहां से भी एनसीईआरटी लिंक, वहाँ उस लिंक को खोलना, वहां पर आपको एनसीईआरटी की फोटोज मिलेगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब की फोटोज मिलेगी। आप ये टॉपिक वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पहला मैं पॉइंट बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट है हमारा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए हमने कल बात करी थी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था तो बहुत सारी दर्शाते हैं, लेकिन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो दर्शाते हैं। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं? क्या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं? इसका रीजन देखो, सबसे बड़ा रीजन है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन दो तरीके से पाए जाते हैं। दो तरीके से मतलब एक तो NS में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एक N-1D में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन एक तरह से कह सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों का मतलब नहीं है जो बाह्यतम कोश में होते हैं। यहाँ पर उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों से मतलब है जो किसी की क्रिया में भाग लेते हैं, उन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये NS के इलेक्ट्रॉन हो गए, N-1D के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए कभी कभी तो क्या करता है कि वह जो आपका डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है वो कभी तो क्या करता है कि NS में मान लो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, वो कभी तो क्या करता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देता है। कभी वो 2 त्याग देता है तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देता है। अगर मान लो उसका कंपाउंड इन दोनों से ही बन गया, या उसे जिस कंपाउंड की आवश्यकता थी अगर वो कंपाउंड इन दोनों से ही बन गया तो उसका काम ठीक है। नहीं तो फिर वो क्या करता है, N-1D में 1 से लेकर 10 तक जितने इलेक्ट्रॉन थे उनमें से वो एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागना शुरू कर देता है। तो फिर वो एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से +3, +4, +5, +6, +7 और हमने सबसे लास्ट में देखा था +8 ऑक्सीकरण अवस्था तक पहुंच जाता है। डी ब्लॉक में +7 आपका केवल एक ही एलिमेंट दर्शाता है, मैग्नीज, स्थाई की बात कर रहा हूं, और +8 आपके अस्थाई दर्शाते हैं, लेकिन दर्शाता तो है आपका एक तो ओस्मियम दर्शाता है, एक आपका प्लेटिनम दर्शाता है और एक आपका रुथेनियम दर्शाता है। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं। +6 आपका क्रोमियम दर्शाता है, और क्रोमियम के जो ब्लॉक वाले होते हैं, नीचे वाले वर्ग वाले होते हैं, वो भी दर्शा सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपको कंपाउंड किसका मिलेगा? क्रोमियम का मिलेगा। समझ गए? +7 वाला किसका मिलेगा? मैग्नीज का मिलेगा। और +8 वाला किसका मिल सकता है? ओस्मियम, प्लेटिनम और रुथेनियम। लेकिन इन तीनों की जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो आपको पता चला कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, और वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? NS और N-1D इलेक्ट्रॉनों दोनों के इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी तो वो इलेक्ट्रॉन इसके दर्शाता है, कभी इसके इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, कभी इसके भी निकाल देता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन कभी कभी वो एक साथ क्यों निकाल देता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो 4s की ऊर्जा होती है, 4s और जो ये 3d है, मान लो ये NS मान सकते हैं इसको, NS और N-1 का जो D है, इन दोनों की जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा अंतर, यानी मैं कहूँ कि जो इन दोनों के मध्य की जो डेल्टा E होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और बहुत ही कम होने की वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा दी आपने और वो इसके बजाय इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। समझ गए क्या? यानी सबसे बड़ा खेल किसका है यहाँ पर? ऊर्जा का खेल है। यानी दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत ही कम होता है, और कम ऊर्जा अंतराल के कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रंगीन आयन का बनना। क्या है? रंगीन आयन का बनना। तो देखिए रंगीन आयन किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं अगर उनका कोई रंग है तो सबसे बड़ा उनमें रंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी जिस भी कंपाउंड में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेगा वो रंग दर्शा रहा है, इसका मतलब उसमें कोई भी कंपाउंड अगर रंग दर्शा रहा है इसका मतलब उसमें श्योर है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक दो स्पीसीज में आपको अपवाद स्वरूप बताऊंगा, उनके अलावा सारी की सारी स्पीसीज में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही रंग दिखाई देता है। समझ गए? अब देखिए रंगीन आयन किस तरह से बनते हैं और क्यों बनते हैं। देखो रंगीन आयनों का जो निर्माण होता है, आपके जो रंगीन आयन है, रंगीन आयन, ठीक है,
आपके जो ये रंगीन आयन है, इन रंगीन आयनों में क्या होता है, एक नया सिस्टम पाया जाता है, वो होता है डीडी संक्रमण। क्या होता है, डीडी संक्रमण। देखिए डीडी संक्रमण का तो सिर्फ एक नाम है, डीडी संक्रमण का तो एक नाम है कि डीडी संक्रमण के कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। किसके कारण, डीडी संक्रमण के कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रंगीन आयन बनाते हैं या रंग देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि डीडी संक्रमण तो एक जरिया है बताने का। क्या, डीडी संक्रमण तो एक जरिया है बताने का। एक्चुअल में डीडी संक्रमण नहीं बल्कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या उत्तेजन बोल सकते हैं, स्थानांतरण या उत्तेजन के कारण रंग बनता है। किसके कारण बनता है, डी अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके स्थानांतरण के कारण या उसके उत्तेजन के कारण क्या बनता है, आपका रंग बनता है। लेकिन ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसका स्थानांतरण होता है या इसका उत्तेजन होता है, वो उत्तेजन ही क्या कहलाता है, आपका डीडी संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, डीडी संक्रमण कहलाता है। जरा ध्यान से सुनिए, डीडी संक्रमण को मैं कुछ इस तरह से भी बता सकता हूं। आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक में, डी आपका जो ब्लॉक है ये, इसको डी को एक उपकोष बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। अब डी उपकोष में आपने सुना होगा कि 5 कक्षक पाए जाते हैं। किस तरह के कक्षक पाए जाते हैं, 5 कक्षक पाए जाते हैं। पहला कक्षक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर, तीसरा होता है डी एक्स वाई, चौथा होता है डी जेड एक्स और पांचवा होता है डी वाई जेड। आपको ये कक्षक अगर याद ना हो तो सीधी सी बात है, पहली बात तो यह है कि पहले तो तीनों के स्क्वायर लगा दो। एक्स के स्क्वायर लगा दिया, वाई के स्क्वायर लगा दिया, एक बन गया। फिर जेड के स्क्वायर लगा दिया, दूसरा बन गया। फिर अगली बार क्या करो आप, जैसे आपके पास एक्स वाई और जेड है, ठीक है, पहले आपने एक्स के साथ जेड ले लिया, फिर एक्स के साथ आपने वाई ले लिया, ठीक है। तो देखो पहले आपने क्या किया, एक्स के साथ क्या लिया, जेड लिया, तो ये एक्स के साथ जेड लिया हुआ रहा। फिर आपने क्या किया, एक्स के साथ वाई लिया, तो एक्स के साथ वाई भी वाला रहा। अब आपको पता है एक्स तो 2 बार आ गया, एक बार वाई के साथ आ गया, एक बार जेड के साथ आ गया, लेकिन वाई भी एक बार आया और जेड भी एक बार आया। तो एक बार आप क्या करो, वाई को जेड के साथ ले लो, ये वाई को जेड के साथ ले लिया, 3 कंपाउंड, ये 3 कक्षक ये बन गए, 2 कक्षक पहले बन गए थे। कितने कक्षक हो गए, 5। इस तरह से 5 ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। अब ये 5 जो डी कक्षक होते हैं, इस तरह से मैं इनको 5 डी कक्षकों को कुछ इस तरह से दर्शा सकता हूँ, 1 2 3 और ये 5 बन गए आपके। 5 डी कक्षक है। ये 5 डी कक्षक क्या करते हैं, 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 भागों में विपाटित हो जाते हैं। ये इनका एक ऊर्जा स्तर है, ठीक है। ऊपर 2 डी कक्षक होते हैं। कैसे कक्षक होते हैं, 2 डी कक्षक होते हैं और नीचे 3 डी कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 3 डी कक्षक होते हैं। ऊपर वाले जो कक्षक होते हैं इन्हें ईजी नाम देते हैं और इन्हें T2G नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, T2G नाम, और इन्हें ईजी नाम। आपको दिख रहा है जो ऊपर है इधर ऊर्जा बढ़ रही है। क्या हो रहा है, इधर ऊर्जा आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है इधर। तो इसका मतलब आपको ये पता लग रहा है कि Eg की ऊर्जा T2G से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखिए Eg में 2 कक्षक आते हैं। कौन से आते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहला और दूसरा डी जेड स्क्वायर। अब आपको पता लग गया होगा अगर डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें आ गया तो इसमें कौन कौन से होंगे, पहला हो जाएगा आपका डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स। समझ गए क्या। इस तरह से आपके 5 ऊर्जा स्तर होते हैं, 5 कक्षक होते हैं जिन जो 2 ऊर्जा स्तरों में बदल जाते हैं। 2 ऊर्जा स्तर कौन से, एक Eg और एक T2G। ये T2G इनके ऊर्जा स्तरों के नाम है। क्या है, ऊर्जा स्तरों के नाम है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं किसी ऐसे कंपाउंड, किसी ऐसे एलिमेंट की बात करूं जिसमें देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो, मान लो 4 या 4 से ज्यादा हो। 4 से कम वाले के लिए हमेशा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं अभी, लेकिन फिर भी 4 से कम वाले की भी अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हैं। देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको मैं इनमें भरना शुरू करूंगा। हमने एक नियम पढ़ रखा है 11th क्लास में, एक नियम पढ़ा था n+l का नियम। किसका नियम पढ़ा था, n+l का नियम, जो क्या कहता है जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी और सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाता है। हमें यहाँ पर n+l की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमने ये देख लिया कि ऊर्जा इसकी कम है इसकी ज्यादा है, मतलब कम ऊर्जा वाले में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये देखो पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, समझ गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन मैं n+l के नियम से तो यहां भरूंगा, समझ गए, लेकिन मेरे पास बात सामने निकल के आती है हुंड के नियम की। किसकी, हुंड के नियम की। अब आपको पता है हुंड का नियम क्या कहता है,
हमारा जो हुंड का नियम है वो हुंड का नियम ये कहता है कि समान ऊर्जा वाले सभी सभी समभ्रंश कक्षकों में किसी उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरा जाना चाहिए, उसके बाद युग्मन प्रारंभ होना चाहिए। हमने देखो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें भरा ही नहीं, युग्मन इसमें पहले ही प्रारंभ कर दिया, तो ये भी गलत बात होगी। तो ये क्या करता है, ऊर्जा पाके ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना स्टार्ट कर देता है। कहां कर देता है, यहां करता है। जैसे ही इसको थोड़ी सी ऊर्जा मिली यहां पहुंच गया। अरे भाई जैसे मान लो आपके पास अभी 500 रुपए हैं, समझ गए, और 500 रुपए में केवल आपने देखा कि आपकी केवल शर्ट आ सकती है, पैंट नहीं आ सकती। समझे इस बात को। अगर आपके पास शर्ट आ सकती है, आप मार्केट में खरीदने जाओगे, आपको लेके आनी है पूरी ड्रेस, लेकिन आपके पास पैसे किसके हैं, केवल शर्ट के ही है। अगर किसी ने मान लो आपको 500 रुपये और दे दिए तो आप क्या समझोगे कि अब शर्ट पैंट दोनों आ सकती है। आप मार्केट चले गए यहाँ से, फिर बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद उसने अपने पैसे वापस ले लिए। अपने पैसे जैसे ही वो वापस लेगा तो क्या आप वापस अपने घर आ जाओगे क्या, बिना ड्रेस लिए हुए क्या वापस अपने घर आ जाओगे क्या। यहाँ पर यही सीन होता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए ऊर्जा लेता है, थोड़ी देर बाद वापस ऊर्जा इससे निकल जाती है, फिर लेता है फिर निकल जाती है, फिर लेता है फिर निकल जाती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य इस तरह से गति करने लग जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही हमें रंग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या, ये डी कक्षकों के मध्य संक्रमण हो रहा है क्या, यहाँ से यहाँ, इसीलिए इसको कौन सा नाम दे देते हैं, डी संक्रमण। कौन सा संक्रमण नाम देते हैं, डी संक्रमण। क्या समझ में आएगा रंगीन आयन किस तरह से बनते हैं। और एक चीज और लिखाई थी मैंने स्टार्टिंग में, रंगीन आयन तभी बनेंगे जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। यानी किसी भी कंपाउंड में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पहले चाहिए ही चाहिए रंग बनाने के लिए। अब देखिए मैं आपको कुछ कंपाउंड देता हूं, उसके आपको पहले मैं दिखाता हूं, फिर आपको सीखना है कि इसमें कौन कौन सा क्या हो सकता है। देखिए पहले मैं बात करता हूं स्कैंडियम की, फिर मैं बात कर लेता हूं स्कैंडियम+3 की, ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूं क्रोमियम की, फिर बात कर लेता हूं मैं क्रोमियम+5 की, समझ गए। क्रोमियम+2 की बात कर लेता हूँ, इधर क्रोमियम+4 की बात कर लेता हूँ। अब देखो स्कैंडियम का 21 होता है, इसका भी 21 होगा, इसका 24 होगा, इसका 24 होगा। अब आपको पता है कि स्कैंडियम का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 3D। अगर मान लो मैं स्कैंडियम इसको करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3D1 होता है, 4s2 होता है। क्या इसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से 5 डी कक्षक है, ये लो, ये 5 तो डी कक्षक हो गए आपके, ये एस वाला हो गया। तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा आयन होगा, रंगीन आयन होगा। कैसा होगा, ये लो सर रंगीन आयन होगा। रंग क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, ना आपको पता है ना मुझे पता है इसका रंग क्या होगा। मुझे इतना पता है कि ये रंग देगा या नहीं देगा। पहली बात तो यह है कि ये रंग देगा या नहीं देगा, ये हमने कहां से सीखा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंग देगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंग नहीं देगा, समझ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, रंग दे दिया। इसकी बात करें तो देखिए 21 में से +3 है, मतलब 3 बाहर निकल गए इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तभी +3 चार्ज आया। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। और आपने देखा था 3p6 होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। किस तरह से देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर आगे क्या आ जाएगा 3p6। क्या इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन आपके 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए क्या। 3p में क्या 6 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं क्या इस तरह से। क्या आपको डी में जो 3D है उसमें क्या 0 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, क्या 0 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये कैसा आयन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कैसा, रंगहीन, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कौन हो जाएगा, Fe+3। किसके कारण, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगली बात करता हूं मैं क्रोमियम+2 की। तो क्या इसमें 22 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या। अगर 22 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक चीज बताओ, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ तो Ar18 लिख दूं पहले, आर्गन 18 तक, मतलब यहां तक लिख दिया मैंने 3p6 तक। उसके बाद मैं क्या करूंगा 18 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले 24 थे तो 24 का लिख लेता हूं, 4s2 20 हो गए और ये 3d4 हो गया, ये 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले जाएंगे क्या। निकालना किससे होता है, सबसे बाह्यतम कोश से, और भरा किससे जाता है, n+l के रूल से। इसलिए मैंने पहले तो n+l के रूल से भरा है और निकालते वक्त 4s से बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही मैंने 4s से बाहर निकाला तो मुझे बताओ क्या 3D में बच गए क्या, 3D में 4 और 3D में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। क्या बताओ चारों अयुग्मित है क्या, अयुग्मित है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, रंग बनेगा। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, रंगीन आयन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा,
रंगीन आयन हो जाएगा। इसके Cr+4 की बात करूँ तो Cr+2 में कितना हुआ था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, +4 में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d2 बच जाएगा। क्या 3d2 बच जाएगा, ये भी रिलीज हो जाएगा, 2d के भी चले जाएंगे, 3d2 हो जाएगा। क्या यहाँ पर अभी भी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, तो ये भी कैसा हो जाएगा, रंगीन आयन हो जाएगा। क्या आपको पता चल गया कि रंगीन आयन कौन सा होता है, रंगहीन कौन सा होता है। दोस्तों आज थोड़ी सी गर्मी है यहाँ पर, इस वजह से पसीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। आपको इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरी क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो आपने पढ़ लिया अयुग्मित का और युग्मित का, ठीक है। अयुग्मित कैसा होगा, रंगीन होगा, और युग्मित कैसा होगा, युग्मित कैसा होगा, रंगहीन होगा। अब देखिए जो संकुल यौगिक या जो ये संक्रमण यौगिक होते हैं, आपके जो संक्रमण तत्व है, आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इनमें क्या होता है कि इनमें जो ये आपका रंग बनने की जो प्रवृत्ति है, इसकी तीव्रता, भाई कौन सा गहरा होगा या कौन सा हल्का होगा या कौन सा किस रंग का होगा, ये भी डिपेंड करता है इनकी रंग की तीव्रता पे। जैसे जैसे हमने देखा था अभी, जो ये डीडी थे, जो ये डीडी कक्षक थे, इनमें जो ऊर्जा अंतराल था, ऊर्जा जो स्तर का जो अंतराल था, इस अंतराल पे भी निर्भर करता है, ठीक है। किस पे निर्भर करता है, अंतराल पे निर्भर करता है। जो आपकी तीव्रता है, रंग की तीव्रता किस पे करती है, डीडी ऊर्जा स्तर के अंतराल पे, ऊर्जा स्तर अंतराल पे निर्भर करती है। अब जैसे 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 मान लो कि ये जो ऑक्टाहाइड्रल है, ओका मतलब क्या, ऑक्टाहाइड्रल, डेल्टा मतलब ऊर्जा, ये जो ऑक्टाहाइड्रल है डीडी कक्षकों के लिए, जो ऑक्टाहाइड्रल की जो ऊर्जा है, अगर ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये क्या होगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यानी दोनों कक्षकों के मध्य जो ये यहाँ पर आपके 2 थे और यहाँ पर आपके कितने थे, 3 कक्षक थे, इन तीनों के मध्य की जो ये ऊर्जा है, ये डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल है, ये अगर बढ़ती जाएगी, ये अगर बढ़ती जाएगी तो रंग की तीव्रता क्या होगी, रंग की आपकी जो तीव्रता है, रंग की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। क्या होगी, रंग की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे रंग की तीव्रता बढ़ती जाएगी, यानी मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल समानुपाती 1 प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, याद करो, या फिर आप 12th में फिजिक्स में भी एक चीज पढ़ोगे, E बराबर hc/λ, E बराबर hc/λ। E क्या है, ऊर्जा, C क्या है, प्रकाश का वेग, H प्लांक नियतांक, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ हम तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, लैम्डा की बात कर रहे हैं, ये लो। अब देखिए ये जो तरंग दैर्ध्य है, ये ऊर्जा की कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है, E समानुपाती 1/λ लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब देखिए आपको एक चीज पढ़ी होगी, आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, और 12th में भी आप पढ़ोगे। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक आपके जो ऊर्जा का क्रम, वो जो आपके रंग देने का क्रम होता है इंद्रधनुष में, वो होता है VIBGYOR, जिसको आप विबज्योर नाम देते हो। क्या देते हो, विबज्योर नाम देते हो। ये 7 रंगों का समूह है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, आर का होता है, सबसे ज्यादा लैम्डा आर का होता है, सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्सिमम बोल सकता हूं। ये कौन से, विजिबल रंग की है, किसकी है, दृश्य क्षेत्र की बात है केवल, किसकी है, दृश्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्सिमम होता है किसका, आर का। आर मतलब रेड कलर का, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, आई मतलब इंडिगो, और वी मतलब वॉयलेट यानी बैंगनी। और सबसे कम लैम्डा होता है, लैम्डा मिनिमम होता है आपका किसका, वॉयलेट का। अब आपको पता है जिसका लैम्डा कम क्या उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो एक चीज बताओ, जैसे जैसे रंग की तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा अंतराल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऊर्जा अंतराल बढ़ेगा मतलब ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके जी किसी कंपाउंड का रंग है वो आर से वी की तरफ क्या हो जाएगा, वी की तरफ मूव करता चला जाएगा, यानी आर से वी की तरफ चला जाएगा। जैसे थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ी, रेड से ऑरेंज हो जाएगा, फिर थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ी, ऑरेंज से येलो हो जाएगा, थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ी, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, सबसे लास्ट में कहाँ आ जाएगा, वॉयलेट रंग पे आ जाएगा। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि जिसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, जिसकी ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसका रंग वॉयलेट की तरफ उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्या रंगीन आयनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। अब बात करते हैं अगले की, अनुचुंबकीय गुणधर्म की। किसकी, अनुचुंबकीय गुणधर्म की। देखिए जरा आपका जो अनुचुंबकीय गुणधर्म है, अनुचुंबकीय गुणधर्म बोल सकते हैं या इसे चुंबकीय गुणधर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनुचुंबकीय गुणधर्म भी बोल दें चाहे चुंबकीय गुणधर्म भी बोल दें, बात एक ही है, ठीक है। तो हम चुंबकीय गुणधर्म के हिसाब से पढ़ लेते हैं इसे। तो चुंबकीय जो गुणधर्म होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 तरीके के दे रखे हैं स्पेशली, वैसे आप फर्स्ट चैप्टर में आप 5 तरीके के भी पढ़ोगे चुंबकीय गुणधर्म, लेकिन यहाँ पर 3 तरीके के दे रहे हैं, 3 तरीके ही पढ़ लेते हैं अपन सबसे पहले। तो देखिए जो आपका चुंबकीय गुणधर्म होता है वो चुंबकीय गुणधर्म भी किसके कारण दर्शाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण चुंबकीय गुणधर्म, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, येलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण लिख दिया मैंने,
समझ गए क्या। अब जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण आपका दर्शा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए ये 3 तरीके से बता सकता है चुंबकीय गुणधर्म। तो देखिए एक तो होता है आपका प्रतिचुंबकीय, एक होता है आपका लोह चुंबकीय, और सबसे लास्ट वाला होता है आपका अनुचुंबकीय। ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रतिचुंबकीय होता है, इसमें क्या होता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें बहुत अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके यौगिकों में या इनमें। ठीक है। अनुचुंबकीयों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, देखो ये दोनों चीजें आपको सेम लग रही होगी, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ही होते हैं, इसमें 4 5 6 बहुत सारे हो सकते हैं, यानी 2 3 से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसमें जो आपकी जो धातुएं आती है डी ब्लॉक की, वो आती है जैसे क्रोमियम है, मैग्नीज है, स्पेशली क्रोमियम मैग्नीज तो इतनी नहीं आती है, स्पेशली आती है आपकी फेरस, कोबाल्ट और निकिल। क्योंकि देखिए इनका अगर कोई कंपाउंड बनाओगे आप, तो ये प्लस में चला जाएगा, ये प्लस मान लो +3 में चला गया, मान लो +3 में अगर ये चला गया, तो इसका देखो 24 तो परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने s के त्याग दिए, समझ गए आप, एक s का त्याग दिया और 2 इसके त्याग दिए, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे? क्रोमियम +3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते 3, समझ गए। अब आपके फेरस की बात करें, फेरस अगर मान लो +3 या +4 में चला जाए, अगर फेरस अगर मान लो +3 में जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 5। कितने बच गए? 5। और 5 को किस तरह से भरेंगे? 1 2 3 4 और 5। क्या पांचों के पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? इसलिए लोह चुंबकीय में आपका फेरस आता है, कोबाल्ट आता है और निकिल आते हैं, और इन तीनों के कंपाउंड आते हैं, समझ गए। इन तीनों के अलावा जितनी भी डी ब्लॉक की धातुएं हैं जो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, वो सारी की सारी कहाँ जाएगी? इस जगह आ जाएगी, समझ गए। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, डी ब्लॉक की धातु हो और इन तीनों में से नहीं हो, वो कहाँ जाएगी? यहां आ जाएगी। वो डी ब्लॉक की धातुएं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहाँ जाएगी? यहां जाएगी। अगर मैं साधारण ओवरऑल बात करूं तो आपकी बेंजीन सबसे उदाहरण है, C6H6, समझ गए क्या। या आप चाहो तो Fe+3 को लिख सकते हो, स्कैंडियम +3, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं, समझ गए क्या। इस तरह से हम सबके आंसर निकाल सकते हैं। प्रतिचुंबकीय कौन सा होता है, लोह चुंबकीय कौन सा होता है, अनुचुंबकीय कौन सा होता है। देखिए इनमें जो इसकी लोह चुंबकीयता या प्रतिचुंबकीयता या अनुचुंबकीयता जो निर्धारित की जाती है, वो की जाती है चुंबकीय आघूर्ण के मान से। किससे की जाती है? चुंबकीय आघूर्ण के मान से, चुंबकीय आघूर्ण के मान से। और चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू। क्या होता है? म्यू। ये यू होता है, यू के ऊपर एक छोटा सा मात्रा और लगी होती है, जिसे बोलते हैं म्यू बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है? बोर मैग्नेटॉन में, Bm, बोर मैग्नेटॉन, समझ गए। अब ये बोर मैग्नेटॉन जो म्यू की वैल्यू इसके लिए 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। इसके लिए नॉट इक्वल टू 0 होती है, इसके लिए नॉट इक्वल टू 0 होती है, समझ गए क्या। यानी म्यू 0 होता है, इसमें 0 नहीं होता, इसमें 0 नहीं होता। म्यू अगर इन दोनों में म्यू की बात करें, इसे म्यू1 मान लूँ, इसे म्यू2 मान लूँ, तो जो म्यू होता है वो इसका ज्यादा होता है इसके बजाय, क्योंकि म्यू किससे निकाला जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से। किससे निकाला जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से। म्यू क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। अब चुंबकीय आघूर्ण निकाला कैसे जाता है वो देखिए। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक ही फॉर्मूला है बेटा। कौन सा फॉर्मूला है? चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? जरा देखो, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो सबसे सिंपल या स्पेशल फॉर्मूला आपका ये है, म्यू बराबर यानी चुंबकीय आघूर्ण बराबर √n कोष्टक n+2। क्या? n कोष्टक n+2 Bm, n कोष्टक n+2 Bm यानी बोर मैग्नेटॉन। देखिए यहां पर n क्या बताता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बताएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जिसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका म्यू उतना ही ज्यादा होगा। अब हम निकाल के देखते हैं। मान लो जैसे मैं बात करूं, कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया आपने जैसे जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो और 5 हो। क्या 5 से ज्यादा डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्या? भर के देखो सर, देखो बेटा, 1 2 3 4, ये 5 हो गए क्या? पहला इलेक्ट्रॉन एक अयुग्मित, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 अयुग्मित,
3 अयुग्मित, 4 अयुग्मित, 5 अयुग्मित। अब क्या छठा इलेक्ट्रॉन भरते ही बताओ क्या ये कक्षा का युग्मित है क्या? अब नहीं है ना। इसका मतलब ये तो युग्मित और 4 है युग्मित। समझ गए क्या? इसका मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 और मिनिमम कितने? 0 या 1। एक के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो देखो, एक के लिए अगर मैं म्यू का मान निकालूं, यहां पर एक के लिए म्यू का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा? 1 कोष्टक 1 + 2, 2 और 1 3, रूट में कितना हो जाएगा? 3, और इसको सोल्व करोगे तो 1.72 BM आ जाएगा। समझ गए क्या? अगले की अगर मैं 2 वाले की अगर म्यू की बात करूं तो यहां पर निकल के आ जाएगा 2 कोष्टक 2 + 2, देखो ये कितना हो गया? 2 और 2 4, 4 दूनी 8, रूट में कितना आ गया? 8, और रूट में 8 को अगर आप सेट करोगे तो यह आपके पास आ जाएगा 2 आपके समथिंग 83 के समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.83 BM आ जाएगा। ठीक है। अगले की अगर मैं बात करूं 3 वाले की तो निकालूंगा कैसे? 3 कोष्टक 3 + 2 कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 3 15, रूट में 15 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 3.87 BM के समथिंग, 3.87 BM के समथिंग आ जाएगा। ठीक है। अगले अगर मैं चौथे की बात करूं, n = 4 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां निकाल देता हूं। देखो आपको नीचे दिखेगा नहीं अभी। n बराबर अगर मैं 4 के लिए बात करूं तो BM कितना हो जाएगा? रूट में 4 कोष्टक 4 + 2, ये कितना हो गया? 4 2 6 और 6 चौका 24 हो गया। रूट में कितना आ गया आपके पास? 24 आ गया। और 24 को अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.89 के समथिंग आपका BM में आंसर आ जाएगा। ये म्यू का मान है। अगर मान लो मैं 5 के लिए अगर निकालूं जिसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जैसे Fe+3 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा? रूट में 5 कोष्टक 5 + 2, ये कितना हो गया? 5 और 2 7, 7 पंजे 35, यानी रूट में कितना आ गया आपका? 35। और रूट में 35 की वैल्यू होती है आपकी 5.97 के समथिंग या 92 के समथिंग होती है। कंफर्म नहीं है, 92 या 97 के समथिंग BM में वैल्यू होती है। समझ गए क्या? इस तरह से आप सभी के चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाल सकते हो। जिसका BM में वैल्यू ज्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही ज्यादा हो जाएगा, वह उतनी ही चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। समझ गए क्या? देखिए अब हम बात कर लेते हैं उत्प्रेरकीय गुणधर्म की। चुंबकीय गुणधर्म या अनुचुंबकीय गुणधर्म हमने देख लिया। डिपेंड किस पे करता है? चुंबकीय आघूर्ण पे। चुंबकीय आघूर्ण का मान जितना ज्यादा, चुंबकीय प्रवृत्ति भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। हमने ये चीज नोट कर ली है कि अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी? आपने देख लिया। 2 के लिए कितनी आएगी? 3 के लिए कितनी आएगी? 4 के लिए कितनी आएगी? और 5 के लिए कितनी आएगी? 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हो नहीं सकते क्योंकि युग्मन प्रारंभ हो जाता है। अब अगली बात करते हैं हम उत्प्रेरकीय गुणधर्म की। किसकी? उत्प्रेरकीय गुणधर्म। अब देखिए उत्प्रेरकीय गुणधर्म है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के द्वारा दर्शाए क्यों जाते हैं और कैसे दर्शाए जाते हैं ये हमने देखना है। तो देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यदि ये क्या होते हैं कि जब चूर्णित अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे? चूर्णित अवस्था में। चूर्णित मतलब जैसे चीनी के दानों के समान चूर्णित अवस्था में या आटे के समान जब पाए जाते हैं तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जैसे देखो ये पहले मेरी हथेली है, ये पहले मेरी क्या है? मेरी हथेली है। इस हथेली को अगर मान लो मैंने इसे मुट्ठी बंद कर रखा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला नहीं है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब मैंने क्या किया कि इस हथेली को ऐसे पूरा खोल दिया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बढ़ गया? क्या आपको ज्यादा दिखाई देने लग गया? पहले की बजाय पहले आपको इतना सा दिखाई दे रहा था, अब इतना दिखाई देने लग गया। समझ गए? देखो पहले आपको बोर्ड, अब कितना बोर्ड दिखाई दे रहा है? मान लो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे ही मैं हटा आपको बोर्ड इतना दिखाई दे रहा है। समझ गए? तो ये इसका क्या है? एक तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समझ गए क्या? ये इसका क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो जैसे ही डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो चुन्नित अवस्था में होते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अन्य धातुएं या अन्य जो पदार्थ होते हैं वो इनकी सतह पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे ही अधिशोषित होते हैं ये उनसे कुछ ना उन्हें मतलब एक स्थान दे देते हैं, अपने ऊपर बैठने के लिए एक स्थान दे देते हैं। और वो स्थान
स्थान देने की वजह से क्या होती है कि इन्हें एक जो अन्य पदार्थ होते हैं उन्हें एक जगह मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और वो एक दूसरे से रिएक्ट करके नए कंपाउंड बना लेते हैं। तो वो क्या होता है, उनका एक उत्प्रेरकीय गुणधर्म, यानी उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया को संपन्न तो करवा देता है लेकिन अंत में अपने आप खुद वैसा का वैसा बचा रहता है। जैसे बात करें कि शादी में जो दलाल होता है, जो बीच का, जिसको दलाल बोलते हो आप, मीडिएटर होता है, जो दोनों पक्षों में बीच में संबंध करवाने वाला होता है, लड़के वाले की तरफ से और लड़की वाले की तरफ से, दोनों के जो बीच में होता है। क्या उसकी शादी होती है? क्या उसके, ना तो उसकी शादी होती है ना उसके परिवार से शादी होती है। शादी होती है लड़के वालों की और लड़कियों वालों के, उन दोनों की शादी हो गई। इसने शादी करवाने का काम जरूर किया है लेकिन लास्ट में वैसा का वैसा ही बचा रहा है जैसे पहले था। ये समझ गए क्या? तो उत्प्रेरक वही पदार्थ होता है जो अभिक्रिया करवा देता है, वो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देता है लेकिन अंत तक खुद वैसा का वैसा ही बचा रहता है। तो देखिए, जैसे आपके पास, आपने उदाहरण कई देखे होंगे, जैसे आपने वो सुना है जो आपका वनस्पति घी और तेल का जो चेंजिंग होता है, तो वहां पर क्या होता है, एल्केन का हाइड्रोजनीकरण, मतलब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, एल्कीन है, इस एल्कीन या एल्काइन के ऊपर आपने निकिल धातु डाल दी, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? एल्केन में। किसमें? एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा CnH2n से किसमें? CnH2n+2 में परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए? ये एल्कीन है और ये क्या है? एल्केन है। तो एल्कीन से एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या है? निकिल क्या है? डी ब्लॉक की धातु है और ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रही है? उत्प्रेरक की तरह। आपने देखा था अमोनिया निर्माण में, किसमें? अमोनिया निर्माण में Fe का उपयोग देखा था आपने। हेबर प्रक्रम में अमोनिया का जो निर्माण होता है हेबर प्रक्रम से, उसमें Fe काम में करता है और एक मोलिब्डेनम काम करता है। समझ गए क्या? Fe काम करता है और क्या काम करता है? मोलिब्डेनम काम करता है। एक आपका प्लेटिनम काम करता है HNO3 के निर्माण में। समझ गए क्या? एक आपके संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में भी धातु काम में आती है। इस तरह से ये जो है उत्प्रेरकीय गुणधर्म दर्शाते हैं। ये खुद रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं और अभिक्रिया को जल्दी से जल्दी संपन्न करवा देते हैं। ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उत्प्रेरकीय गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये चूर्णित अवस्था में पाए जा सकते हैं। समझ गए? उसके बाद अगला है आपका अंतराकाशी यौगिक। देखिए अंतराकाशी यौगिक, देखो दो तरह के यौगिक होते हैं, एक तो होते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक और एक होते हैं अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक, ठीक है, और एक होता है अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा कहीं ना कहीं, आपके पी ब्लॉक में है वैसे ये, लेकिन आपको अंतरा हैलोजन यौगिक डी ब्लॉक में नहीं मिलेगा पढ़ने को, लेकिन अभी क्लियर कर लेते हैं। देखो अंतरा हैलोजन यौगिक होता है, जैसे आपका एक तो फ्लोरीन हैलोजन होता है, क्लोरीन हैलोजन होता है, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन अगर क्लोरीन से रिएक्ट कर ले, या फ्लोरीन ब्रोमीन से कर ले, या फ्लोरीन आयोडीन से कर ले, समझ गए, ऐसा कोई कंपाउंड बन जाए 1 2 3 में किसी में भी। अगर मान लो जैसे आपने बनाया ClF3 इसका, तो ये क्या है? एक अंतरा हैलोजन यौगिक, यानी दो हैलोजनों से मिलकर बना हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अंतरा हैलोजन यौगिक। और अंतराकाशी यौगिक होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या? डी ब्लॉक की धातु, डी ब्लॉक की धातु के अंदर, डी ब्लॉक की धातु के अंदर कुछ छोटे छोटे तत्व या कुछ छोटी छोटी एलिमेंट्स, कुछ छोटे छोटे परमाणु आ जाए। डी ब्लॉक की धातु के अंदर छोटे परमाणु आ जाते हैं, छोटे परमाणु अंतराकाश में आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक। जैसे ये छोटे परमाणु कौन कौन से? ये छोटे परमाणु होते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये जो एलिमेंट होते हैं ये डी ब्लॉक की धातुओं के मध्य आ जाते हैं, और तो ये क्या कहला, कौन से यौगिक बनाते हैं? अंतराकाशी यौगिक। कौन से यौगिक बनाते हैं? अंतराकाशी यौगिक। किस में आते हैं? डी ब्लॉक की धातुओं के अंतराकाश में। अंतराकाश का मतलब है डी ब्लॉक की धातुएं होती है, उनमें छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, रोम छिद्र पाए जाते हैं, उनमें ये आकर घुस जाते हैं। अब इनका अगर मान लो मैं इनका सूत्र लिखना चाहूँ, इनका सूत्र तो मैंने ClF3 लिख दिया, लेकिन इनका सूत्र लिखना चाहूँ, जैसे मान लो मैं फेरस के साथ में ऑक्सीजन लेके आ गया, तो FeO फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर Fe एक दिख रहा है, ऑक्सीजन एक दिख रहा है, लेकिन एक एक नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं है। अगर मैं इसका, अगर फेरस का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता हूँ अंतराकाशी यौगिक में, तो कुछ इस तरह का बनता है Fe 0.94 ऑक्सीजन। यानी ये कहूंगा कि जब फेरस के
जब फेरस के 94 मोल होंगे, जब फेरस के 94 परमाणु होंगे तब ऑक्सीजन का 100 होंगे, तब ऑक्सीजन कितने होंगे 100 होंगे, यानी ये 0.94 होगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 94 होगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ गए क्या? यानी इनका अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र या जो संरचना सूत्र होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। उन्हें क्या बोलते हैं? अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। अब डी ब्लॉक में क्यों बना आपको पता चल गया। डी ब्लॉक का आकार बहुत विस्तारित होता है, इनमें से छोटे छोटे परमाणु इनमें आकर मिल जाते हैं। कहाँ? इनके अंतराकाश में। इनका स्टोकियोमेट्री जो रस समीकरण मिति होता है वो भी फिक्स नहीं होता है, नॉन स्टोकियोमेट्री कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि इनका अणुसूत्र फिक्स नहीं होता है। समझ गए क्या? अगली बात करते हैं मिश्र धातु का निर्माण और संकुल यौगिक का निर्माण। ठीक है, 2 ही कंपाउंड बचे हैं आज के लिए, 2 है, ये इतने ही पढ़ेंगे, इसके बाद फिर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगला है आपका मिश्र धातु का निर्माण। तो देखिए मिश्र धातु का निर्माण किस तरह से होता है। हमने देखो एक चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में हमने कौन सी चीज पढ़ी थी? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक पहले इनका आकार बीच में स्थिर होता है, यहाँ आकार फिर से बढ़ जाता है, यहाँ आकार थोड़ा क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन देखो यहाँ घटा, सिमिलर रहा, फिर बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आकार है वो लगभग सा समान होता है। यानी यहाँ पर अगर मान लो आकार इतना है तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ थोड़ा सा और बढ़ गया। समझ गए? यहाँ से लेके यहाँ तक आकार धीरे धीरे कम होता गया, फिर यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। यानी जिंक का और स्कैंडियम का आकार लगभग सा समान होता है। क्या? लगभग सा समान होता है। याद रखना पूरी आवर्त सारणी का जो आपका डी ब्लॉक है, जो आपका डी ब्लॉक है, आपने डी ब्लॉक में कुछ इस तरह से पढ़ा था। यहाँ पर पढ़ा था आपने स्कैंडियम, सेकेंड ईयर लाइएसी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने डी ब्लॉक में। यहाँ पढ़ा था निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो पूरी आवर्त सारणी में डी ब्लॉक की आवर्त सारणी में, किसमें? केवल डी ब्लॉक में स्कैंडियम से लेके यहाँ तक जिंक तक की ये जो सारणी होती है, इसमें सबसे छोटा आकार तो आपका निकिल का होता है। किसका होता है सबसे छोटा आकार? निकिल का सबसे छोटा आकार, सबसे छोटा आकार तो आपके निकिल का होता है। सबसे बड़ा आकार होता है एले का, लेंथेनम का सबसे बड़ा आकार। समझ गए क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटा आकार किसका होता है, सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सबसे छोटा निकिल का होता है, सबसे बड़ा किसका होता है? लेंथेनम का होता है। समझ गए? यानी मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक आकार लगभग सा समान होता है, और लगभग समान आकार होने के कारण ये क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। क्योंकि जब लगभग समान आकार होगा तो क्या इनके परमाणुओं का आकार भी समान होगा क्या? और मिश्र धातु बनाने के लिए क्या किया जाता है आपको पता है? मिश्र धातु तभी बनती है जब 2 धातुएं एक दूसरे में आपस में विलय हो जाए। जैसे आप सोने के आभूषण बनाते हो तो लिखा है, कभी सुना है 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, 20 कैरेट सोना। तो 24 कैरेट सोना होता है प्योर सोना, बिल्कुल शुद्ध रूप सोना, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अगर 22 कैरेट है तो उसमें 2 कैरेट चांदी या कॉपर मिलाया गया है, 20 कैरेट है उसमें 4 कैरेट कॉपर या चांदी मिलाया गया, तब वो 24 कैरेट बना है। समझ गए क्या? और प्योर सोने के आभूषण कभी नहीं बनते हैं। क्या नहीं होते हैं? कभी नहीं बनते हैं। तो देखिए मिश्र धातु में क्या होता है कि 2 धातुएं मिलकर अपने आप में 2 धातुएं एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती है और एक नए यौगिक का निर्माण करती है। क्योंकि डी ब्लॉक की जो धातुएं होती है दोस्तों वो बहुत ही कम क्रियाशील होती है, ज्यादा कम तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मल धातु की तुलना में कम क्रियाशील होती है, और मिश्र धातु की बनने की वजह से क्या होती है? अपनी क्रियाशीलता को थोड़ी बहुत बढ़ा लेती है। क्या करती है? अपनी क्रियाशीलता को थोड़ी बहुत बढ़ा लेती है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि परमाणुओं का आकार समान होता है, दोनों के परमाणुओं का क्या होता है? आकार, परमाणुओं का आकार समान होता है। और जैसे ही समान आकार होता है इनके परमाणुओं का, क्या? इनके परमाणुओं का समान आकार होने की वजह से क्या होता है कि एक धातु के जो परमाणु है, जैसे मान लो ये कोई धातु है, इसके ये छोटे छोटे परमाणु है यहाँ पर मान लो, ठीक है। अब कोई दूसरी धातु यहाँ पर मान लो, कोई दूसरी धातु, इसके भी ऐसे छोटे छोटे परमाणु होंगे। अब क्या होता है कि ये परमाणु इसको प्रतिस्थापित कर देता है। क्या करता है? ये परमाणु इस परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और इस परमाणु की जगह क्या करता है? अपने आप को लाके बिठा देता है। अपने आप को क्या कर देता है? लाके बिठा देता है। समझ गए क्या? इस तरह से ये इसके अंदर इंटरफेयर होते जाते हैं, चेंजिंग होते जाते हैं, चेंजिंग होते जाते हैं और एक दूसरे में मिक्स बन के कुछ इस तरह से बना लेते हैं। जैसे मान लो ये सारे के सारे कैसे थे? ग्रीन थे, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पर फिर ग्रीन भी आ जाते हैं। ये क्या हो गई आपकी मिश्र धातु, और मिश्र धातु में ग्रीन और ब्लैक दोनों परमाणु आ जाते हैं आपके, इस तरह से। समझ गए? तो क्या दोनों धातु के गुणधर्म आ गए क्या? और इसी धातु को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु।
देखो आपके सामने एक सारणी दिख रही होगी, इसमें देखो आपके पीतल भी बना हुआ है, कांसा भी बना हुआ है, जर्मन सिल्वर भी है, स्टील भी है, ठीक है। 22 कैरेट सोने के आभूषण भी हैं, 20 कैरेट के भी हैं, 24 कैरेट के भी हैं। इस तरह से आपके उदाहरण बहुत सारे होते हैं। सोल्डर भी होता है आपका, समझ गए, नाइक्रोम भी होता है। ये इस तरह के आपके कंपाउंड है, वो किस तरह के क्या होते हैं, मिश्र धातुएं होती है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, संकुल यौगिक की। तो देखिए संकुल यौगिक है वो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाए जाते हैं लेकिन कुछ संकुल यौगिक बनाए जाते हैं। अब देखिए संकुल यौगिक क्या होते हैं। संकुल यौगिक एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको आप, जैसे इसमें आप ऐसा कंपाउंड देखोगे जिसमें एक बड़ा कोष्ठक होता है। संकुल यौगिक हम उप सहसंयोजक, इसके अगला चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ केवल हल्का सा हिंट देखेंगे, समझ गए क्या, यहाँ हल्का सा हिंट देखेंगे फिर आगे पढ़ लेंगे, समझ गए। तो देखो ऐसा एक बड़ा कोष्ठक होता है, इस बड़े कोष्ठक के अंदर आपको कोई धातु दी हुई होती है, ठीक है, आपको यहाँ पर कोई धातु दी हुई होती है, उसके पास में भी कोष्ठक में एक ऐसा कोई कंपाउंड होता है और उसके बाहर कुछ ऐसी संख्या लिखी हुई होती है, ठीक है। और बाहर आप मान लो यहाँ पर कोई XYZ कोई K प्लस कंपाउंड है मान लो, तो ये क्या होता है कि आप जब इसको तोड़ोगे तो केवल ये टूट सकता है और इस पर जैसे मान लो पॉजिटिव है तो इससे नेगेटिव चार्ज आ सकता है केवल, समझ गए क्या। लेकिन ये अंदर वाली चीज टूटती नहीं है, इसे ही क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक बोलते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स द्वारा ऐसे यौगिक बहुत से दर्शाए जाते हैं। और यहाँ पर निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट ये, यहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होता है। यानी कार्बोनिल के साथ जब भी कोई डी ब्लॉक की धातु जुड़ती है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ, CO क्या है, कार्बोनिल यौगिक के साथ जब भी कोई डी ब्लॉक की धातु जुड़ती है तो वहां पर डी ब्लॉक की धातु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से बहुत सारे संकुल यौगिक का निर्माण भी डी ब्लॉक की धातुएं करती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लेंथिनोड संकुचन पढ़ा दिया है, लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लेंथिनोड संकुचन और एक्टिनोड संकुचन एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको एक बार देखना और फिर हम यहाँ एक ट्रिक से उनको याद करने की कोशिश करेंगे। उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखेंगे, उनका ऑक्सीकरण अंक भी देखेंगे, सारी चीज़ें उनकी भी देखेंगे और उनके गुणधर्म भी देखेंगे। फिर बाद में हम कंपैरिजन करेंगे कि लेंथिनोड जो संकुचन, लेंथिनोड जो तत्व है और एक्टिनोड जो तत्व है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में समानताएं क्या होती है। ठीक है दोस्तों, 1-2 दिन में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होने। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप ये वीडियो अपने और दोस्त है, अभी तक आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो कहीं से नहीं जुड़ पाए हैं, अभी स्कूलें खुल नहीं रही है, पता नहीं कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, तो आपके जो कोई फ्रेंड्स हो, 11th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, या फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन में जा चुका हो अभी, या फिर आपके जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे जेट की तैयारी कर रहा हो, ICR की कर रहा हो, BHU की कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, या JEE की इस बार कहीं से कोचिंग लेना चाहता हो, तो अभी आप उन सभी फ्रेंड्स को भी इसमें जोड़िए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइब हैं वो 1000 होने ही वाले हैं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होंगे मैं आपको बिल्कुल फेस टू फेस लाइव पढ़ाऊंगा, समझ गए। अभी मैं प्रीमियम के द्वारा आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्राइम के द्वारा लाइव पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको फेस टू फेस लाइव पढ़ाऊंगा, समझ गए। तो फेस टू फेस लाइव का कुछ मजा ही कुछ और होता है। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने परिवार के जो बड़े भैया दीदी मम्मी पापा है, उनके मोबाइल फ़ोन में अपने फ्रेंड्स को इस चैनल का लिंक भेज के उन्हें सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें, ताकि फटाफट से जो 50-60 हमारे सब्सक्राइब और कम हैं 1000 होने में, वो फटाफट से हो जाए और हम अगले 2-4 दिन में, यानी रक्षाबंधन के दूसरे दिन से ही हो सके तो रक्षाबंधन के पहले भी अनाउंस कर दिया जाए, या रक्षाबंधन के दूसरे दिन से तो ही हम कंफर्म से लाइव आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।